आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप सभी दर्शकों का मंच पर जैसा कि इंटरव्यू का कर्म रहता है, हम हमेशा एक नए साहित्यकार से मुलाकात करते हैं, उनके व्यक्तित्व को सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। बस इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हमारे बीच बिहार की बेटी जो गया जिले से है और आज मध्य प्रदेश में बहू के रूप में है। चलिए आज उनसे मुलाकात करते हैं। तो मंच पर स्वागत करते हैं डॉक्टर रानी कुमारी मैम। मैम आपका मंच पर स्वागत है। धन्यवाद मैडम। मैं डॉक्टर रानी कुमारी मूलतः बिहार की हूँ और मध्य प्रदेश में मैं जॉब करती हूँ। मैं मध्य प्रदेश की बहू नहीं हूँ मैडम, मेरा मायका और ससुराल दोनों बिहारी से ही है और हम लोग यहाँ जॉब के पर्पज से आए हैं और अब ये हमारी कर्मस्थली भी है और यहीं बस भी गए हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। एमपी में जबलपुर जिले में रहती हूँ, लेकिन मेरा कार्यस्थल नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत ही बेहतरीन। तो आप सभी दर्शकों को हमारी प्यारी सी लेखिका डॉक्टर रानी मैम ने अपना परिचय दिया है कि मैम का मायका और ससुराल दोनों बिहार में है और मैम जॉब के लिए अभी मध्य प्रदेश के प्रांगण में है। तो मैम आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने किस उम्र से साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़े और किस को आपने प्रेरणा मान के साहित्य के कदम रखे? मैं अगर शुरुआत से देखूं तो मेरे फैमिली में कोई साहित्य से जुड़ा हुआ नहीं है, सभी इतिहास विषय से पढ़े हैं और साहित्य के क्षेत्र में किसी ने बहुत काम नहीं किया। मैं भी नई हूँ इस क्षेत्र में, लेकिन मैं अगर याद करती हूँ तो मैं क्लास 9th से 7th से मेरा रुचि हिंदी में था। क्लास 9th में मेरे एक टीचर थे बाल मुकुंद पांडे सर, जो हिंदी पढ़ाया करते थे मुझे और उस वहाँ पे कविताओं का एक निराला का, दिनकर का, अज्ञे के, इनकी कविताएं मैं पढ़ा करती थी और बहुत ही अच्छे से वो हमें बताया करते थे। तो मेरी रुचि अगर मैं देखूं तो होश में उस समय से जगी है और उस समय सर हमें लिखने के लिए देते थे कि आपने ये कविता पढ़ी और अब आप क्या उसको सारांश के रूप में लिख सकती हैं। तो मेरा अच्छा रहता था परफॉर्मेंस, तो मैं जो परफॉर्मेंस देती थी उससे मेरी रुचि बढ़ी। धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ती गई और 2006 में मेरी नौकरी लगी, रेलवे में मैं नौकरी में आई और इस बीच मैंने शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सीखी थी, तो शॉर्ट हैंड में भी हिंदी की ज़रूरत होती थी। उस समय भी हिंदी को पढ़ना होता था क्योंकि आपका शॉर्ट हैंड में हिंदी होना बहुत अच्छा है। हिंदी की जो शब्दावली है वो आपको अच्छा होना चाहिए। तो उसके कारण से मेरी हिंदी में रुचि बढ़ी, उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। तो उस समय नौकरी करना मेरा मेन मकसद था कि किसी तरह से नौकरी मिल जाए। तो 2006 में मैंने नौकरी प्राप्त की और रेलवे ज्वाइन कर लिया, मध्य प्रदेश में आ गई और यहाँ पर फिर हमारे रेलवे में एक पत्रिका निकलती है राजभाषा सरिता, यहाँ के न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर पत्रिका, इन न्यूज़पेपर में मैं अपने रचनाएँ प्रकाशित करने दिया करती थी और इसके अतिरिक्त अन्य जगहों में भी जो पत्रिकाएँ निकलती थी वहाँ भी अपनी रचनाएँ दिया करती थी। लेकिन अगर बोला जाए कि किस लगातार जो मैंने रचनाएँ देना शुरू की वो 2018 से थी, क्योंकि उस समय बहुत ही बिज़ी शेड्यूल रहता था तो पढ़ाई का टाइम टफ जॉब था 9 से 6 बजे वाली की और उस समय लिखना बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता था, लेकिन लगातार मैंने जब प्रोफ़ेसर के पद पे आई तब मैंने लगातार लिखना शुरू किया 2018 से और अभी भी उस सिलसिले को जारी रख रही हूँ। बिल्कुल मैम, बहुत ही बेहतरीन। और हम भी अक्सर आपकी रचनाएँ देखते रहते हैं, साझा संकलन पुस्तकों की बात करें या फिर अगर पत्रिकाएँ, अखबारों की बात करें तो अक्सर आपकी रचनाएँ वहाँ मिलती रहती हैं। तो मैम हमारे दर्शक यह पूछ रहे हैं कि आपकी रचना वो कहाँ से ले सकते हैं, वो या कहाँ से पढ़ सकते हैं? तो आप अपनी पुस्तकों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ। मैडम मुझे इतना तो मैंने अपने बहुत सारी रचनाएँ प्रकाशित करवाई हूँ। साझा काव्य संग्रह तो कम से कम मुझे लगता है 80 के लगभग हो चुका है। मेरी साझा काव्य संग्रह 80 पुस्तकों में आ चुकी है और वो सभी पुस्तकें जो है ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मेरी एकल काव्य संग्रह भी आ चुकी है, अमेज़न पर उपलब्ध है
और मैं जो पब्लिकेशन किताब राइटिंग पब्लिकेशन है वहाँ के स्टोर में भी उपलब्ध है। और अगर श्रोतागण चाहे, पाठकगण चाहे तो मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे पास भी बुक उपलब्ध है और मैं उनको भिजवा सकती हूँ। मैं अपने काव्य संग्रह के बारे में कहना चाहूँगी मैम, मेरी पहली जो काव्य संग्रह है मेरे नज़्म मेरी नज़र से, ये पुस्तक है जो मेरी पहली काव्य संग्रह है, एकल काव्य संग्रह। साझा काव्य संग्रह तो मैंने बहुत प्रकाशित करवाई हूँ, लेकिन मेरे नज़्म मेरी नज़र से ये मेरी पहली पुस्तक थी। और इस काव्य संग्रह में मैंने जो नज़्म डाले हैं, मेरी जो अनुभव रहे हैं, हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है, वो ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखता है, उसके एक्सपीरियंस कैसे होते हैं। तो हर पॉइंट के 2 पहलू होते हैं या कई पहलू हो सकते हैं, सबके अपने-अपने सोचने के विचार होते हैं, उनका अलग सोचने का नज़रिया होता है। तो मैंने अपने नज़्म को अपनी नज़र से लिखा है और हो सकता है किसी को कई लोग इत्तेफ़ाक रखें, कई लोग इत्तेफ़ाक नहीं भी रखें, तो भी इसलिए मैंने अपनी पुस्तक का नाम ही रखा है मेरे नज़्म मेरी नज़र से। तो इस पुस्तक का नज़्म अगर किसी को मेरी पुस्तकों में कुछ विरोधाभास नज़र आता है या ऐसा लगता है कि ये इस तरह के विचार नहीं होने चाहिए, तो ये मेरी नज़र से है। कई लोग मेरी पुस्तकें पढ़े और उन्होंने अपने विचार साझा किया, तो मैंने बोला कि मैंने अपनी पुस्तकें ही अपने नज़रों से लिखी है। मेरे नज़र में जो नज़्म थे वो मेरी नज़रिए से क्या है वो लिखा है, लोगों के नज़रिए से है तो वो अपना, इसलिए मैंने अपनी पुस्तक का नाम भी रखा है मेरे नज़्म मेरी नज़र से। इसमें कुल 50 कविताएँ हैं और हर विधा पर है मैडम। जैसे कई लोगों के दोहरे चेहरे होते हैं और हम इनको हमारे जीवन में ऐसे कई लोग आते हैं जो ऊपर से दिखने में कुछ और, अंदर से कुछ और होते हैं। मेरी जो पहली कविता इसमें है, दोहरे चेहरे फिर दुनियावी दुनिया, मतलब हम इस दुनिया में आते हैं और इस दस्तूर में बन जाते हैं और ये दुनिया कैसे है, उसकी दस्तूर में हम लोग कैसे चलना शुरू कर देते हैं। दूसरी कविता है मेरी, फिर प्रेम पर मैंने कविताएँ लिखी हैं, श्रृंगार रस पे कविताएँ लिखी है, नारी पर लिखी है और प्रतिभा दोस्ती पर लिखा है मैंने, भ्रष्टाचार पर लिखा है, राजनीति में कुर्सी के लिए लोग कैसे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए आज किस कोटि में चले गए हैं, लोगों को नीचा दिखाने के लिए कितना हद तक गिर गए हैं, उस सारी तस्वीर को मैंने जो सोचा उसको प्रस्तुत किया। फिर मैंने दर्द के, हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते हैं, दर्द जो महसूस करते हैं। कई बार हम बेवफ़ाई के किसी की बेवफ़ाई से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उसको कई लोग महसूस करते हैं, लेकिन मैंने उसको भी कविता के रूप में महसूस लिखा है। कई बार हम अपनी खामोशी से अपने शब्दों को बयाँ करते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं और मेरा एक पसंदीदा एक वाक्य है, मौन रहना ही तीखी आलोचना है। तो आप खामोश रह के कैसे दूसरे की आलोचना भी कर सकते हैं, अपने बंद ज़ुबान से कैसे लोगों को झकझोर सकते हैं, उस पर भी मैंने कविता लिखी है। और कई लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं, जो हमें मुस्कुराना सिखाते हैं। जब आप बहुत ही हताश होते हैं, निराश होते हैं, उस समय वो मुस्कुराना सिखाते हैं हमें, तो वो भी उस पर भी मैंने एक कविता लिखी है। तो ये पूरे मेरी जो एकल काव्य संग्रह है, मेरे नज़्म मेरी नज़र से, इस पर मैंने उन सारे विधाओं को लिखा है, उन सारे पहलुओं को उकेरने की कोशिश की है। दूसरी काव्य संग्रह जी मैम। बिल्कुल, मैं वही बता रही थी अपने दर्शकों को कि मैम ने नज़्म मेरी नज़र के द्वारा एकल पुस्तक है, जिसमें हर भावनाओं को मैम ने पिरोया है, हर भावना, हर अनुभव को दर्शाया है और यह मैम की पहली एकल पुस्तक है जो अमेज़न पे उपलब्ध है। चलिए अब चर्चा करते हैं दूसरी पुस्तक के बारे में। मैम अपनी दूसरी पुस्तक के बारे में बताएँ। मैम मेरी दूसरी पुस्तक है ज़िंदगी के नगमे कुछ खट्टे कुछ मीठे, ये भी ऑनलाइन उपलब्ध है अमेज़न पर और किताब राइटिंग पब्लिकेशन में ही मैंने इसको पब्लिश करवाया था, तो ये वहाँ पर से भी उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ के स्टोर में। इसमें मैंने मैडम 100 कविताएँ लिखी है, 300 पेज की एक मेरी पुस्तक है और इस 100 कविताओं में मैंने जैसा कि पहली अपनी काव्य संग्रह में बहुत कुछ लिखा है, तो इसमें भी मैंने अपनी ज़िंदगी के अनुभव को लिखा है कि बहुत कुछ हम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ फिर भी अधूरा रह जाता है। उसके बारे में
लिखा है कि सब कुछ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, कुछ ना कुछ वो हर व्यक्ति की ज़िंदगी में अधूरापन होता है, तो वो अधूरापन किस तरह से वो व्यतीत करता है, हर बार हम मरते दम तक हम यही सोचते हैं कि हमने ये नहीं किया। हमारे यहाँ जो महापुरुष भी हुए हैं, वो अंतिम क्षण तक वो अपनी ज़िंदगी से लड़ते हैं और बाद में उनको महसूस होता है कि ये चीज़ मैंने नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। उस बात को बखूबी से मैंने अपनी कविताओं के माध्यम से लिखा है। फिर हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बातों को पूर्ण रूपेण किसी को पहुँचा नहीं पाते, अपने संदेशों को पहुँचा नहीं पाते हैं, बातें हमारी अधूरी रह जाती है। उसको लेकर मैंने एक कविता लिखी है। कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम मृत्यु से आलिंगन हो जाना चाहते हैं। कई बार हमने देखा है कि न्यूज़पेपर्स में ये बातें आती है कि बच्चों ने आत्महत्या कर ली कोटा में, इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की तैयारी और डॉक्टर बनने की तैयारी करते हैं, तो उस समय वो बहुत हताश हो जाते हैं और मृत्यु को गले लगा लेते हैं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी वो नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार हम अपनी परिस्थितियों से इससे इतर होकर देखें, तो हम अपनी परिस्थितियों से इतने लाचार हो जाते हैं, तो हमें मृत्यु प्यारी लगने लगती है। तो हमें लगता है कि जैसे जैन धर्म में लोग बाद में जब उनकी उम्र हो जाती है और ये कहा जाता है कि वो इच्छा मृत्यु की कल्पना करने लगते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु मिल जाए। तो मृत्यु कितनी प्यारी हो सकती है, जो जीने से बेहतर हो सकता है। तो मेरी एक कविता है, मृत्यु होती कितनी प्यारी, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। तो वो उस पर भी मैंने एक कविता लिखी है। कई बार हम लोग ऐसे इंसानों से मिलते हैं जो उनका जो चेहरा होता है, वो मुस्कान हमें लग रहा है कि वो हँस रहे हैं, लेकिन वो रहस्य उनकी मुस्कानों में छुपा होता है। उस मुस्कान को मैंने एक कविता के रूप में पिरोया है, वो रहस्यमयी मुस्कान, जो हमें ना जाने कितनी बातें कह देती है। फिर हमारे जीवन में कई लोग हैं जिनके चेहरे बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन जिनके विचार, जिनके कर्म इतने अच्छे होते हैं कि हम उनसे प्रेरित हो जाते हैं। जो हमारे यहाँ एक बेटी है जिनको एसिड अटैक कर दिया गया था, लक्ष्मी, और भी बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन वो आज अपने एनजीओ के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। तो मैंने उन पर भी एक कविता लिखी है कि आपके चेहरे, आपका अक्स कैसा भी हो, लेकिन आपका सूरत में कुछ नहीं रखा है, सीरत में बहुत कुछ रखा है, अपने कर्म में बहुत कुछ रखा है। तो मैंने कविता लिखी, सूरत में क्या रखा है। फिर बादल के ऊपर लिखा है मैंने 2-3 कविताएं। मानवता जो हमारे यहाँ बिल्कुल लुप्त होती जा रही है, और हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई भी कार्य कर जाने में बिल्कुल हिचकते नहीं हैं। तो मानवता किस तरह से खत्म होती जा रही है, मानवता का पाठ कैसे हम अपने युवा पीढ़ी को सिखाएं, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो तो कर चुके होते हैं सब कुछ और उन्हें बिल्कुल सिखाया नहीं जा सकता। लेकिन हमारे जो कोरे कागज हैं, जो जिनका मन कोरा है, उस पर हम कुछ ऐसा लिख दे, ऐसा कुछ अच्छा पाठ लिखे जो वो जिंदगी भर सीख सके, तो मानवता का पाठ। फिर हमारे समाज में हम देखते बहुत सारी विसंगतियां, चाहे सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, बहुत सारी विसंगतियां। उस विसंगति को लेकर मैंने एक कविता लिखी है। फिर कई बार हम जिंदगी से इतने हताश, इतने निराश होते हैं कि हम अपने आप की वजूद को भी खोना शुरू कर देते हैं। लगता है कई क्षण ऐसे आते हैं हम लोगों के जीवन में कि लगता है कि हम अपने आप को शायद नहीं पहचान पाए, इसलिए हमारे से इतनी गलतियां हो जाती है। बहुत सारे ऐसे नेता, ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अपने कर्म क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक कार्य किए हैं, लेकिन उनसे गलतियां हो जाती है और उनकी गलतियों को बार-बार उनका दोष बनाकर उनका मीन मेख निकाला जाता है। तो उस समय हमें खुद की तलाश करना चाहिए। छिद्रान्वेषित हो, हमें खुद पर नज़र डालनी चाहिए कि हम दूसरों पर जो दोष लगा रहे हैं, हमारे अंदर भी कितनी कमियाँ हैं, उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। तो खुद की तलाश में मैंने ये कविता लिखी है। फिर कई बार होता है कि हम ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहते हैं जो हमें नेगेटिविटी देते हैं, जो हमें नकारात्मकता तोहफ़े के रूप में देते हैं। उन व्यक्तियों से हमें दूर रहना है, तो उनसे जुदा होकर कैसे हम रह सकते हैं, उस पर एक कविता लिखी है। कई लोगों के मन इतने कुत्सित हो जाते हैं कि वो कुछ भी कर गुज़र सकते हैं, तो वो कुत्सित मन पर मैंने एक कविता लिखी है। फिर पापा और बेटियों की प्यार के बारे में लिखा है। हम अपने अंदर के दीपक को कैसे जला सकते हैं, उस पर लिखा है मैंने कि दीपक के लो को जलते रहना चाहिए, हमारे अंदर की जो दीपक है वो जलते रहना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर जा सके। उसके बाद
मौन पर लिखा है, मैंने अपने अल्फाज के लिए लिखा है। मर्द क्या होते हैं उस पर भी मैंने लिखा है कि मर्द कैसा महसूस करते हैं। कई व्यक्ति जो हमारे जैसे मेरे लिए आप हम लोग शायद 1-2 साल पहले मिले हैं और अनजान होते हुए भी बहुत करीब महसूस करते हैं। तो कई बार हमें ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो अनजान होकर भी हमें अपनापन महसूस कराते हैं। तो वो अनजाना चेहरा उस पर भी मैंने लिखी है। ज़िंदगी के सबक जो हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं उस पर मैंने लिखा है। ज़िंदगी एक परीक्षा है, उस परीक्षा को हमें कैसे पास करना उस पर लिखा है। हमारी ज़िंदगी कितनी अनमोल है लेकिन हम उससे बेखबर रह जाते हैं। हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे ही ज़िंदगी को जी रहे हैं और फिर मौत को गले लगा लेते हैं। तो हमें ज़िंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहिए उस पर लिखा है। इंसानियत क्यों मर रही है उस पर लिखा है। अभी एक बालासोर में रेलगाड़ी की दुर्घटना हुई थी, उस पर मैंने एक कविता उसी दिन लिखा था। फिर ज़माना किस तरह से बदल रहा है, संस्कार कैसे विलुप्त होते जा रहे हैं, उस पर लिखा है। मैम, थोड़ा-सा रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। जी मैम। फिर ज़िंदगी हमारे लिए कैसे सौगात बन सकती है, मैंने उस ज़िंदगी के जो पहलू होते हैं, वो कई बार उतार-चढ़ाव के होते हैं, तो ज़िंदगी हम सौगात के रूप में महसूस करें, उसको कैसे अपने आप में ज़िंदगी को ऐसी तस्वीर के रूप में प्रस्तुत करें, जो लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने, उस पर मैंने एक कविता लिखी है। हम कई बार अपने जीवन में बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमें अवकाश नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन उस पर भी मैंने एक कविता लिखी है कि कई बार लोग ऐसा बहाना करते हैं कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, हम पीछे रह गए हैं। मेरे साथ से रहने वाले जो लोग हैं, वो भी कई बार एक्सक्यूज़ देते हैं, हमने बच्चे पालने हैं, हमें कॉलेज देखना है, हमें ये करना है, तो मैं ये कैसे करूँ? तो ये सारी बातों को मैंने लिखा है कि अवकाश हमारे पास है, 24 घंटे ही सभी के पास होते हैं, चाहे एक प्रधानमंत्री हो, एक गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या एक आईएएस हो या हम जैसी महिलाएँ या गृहिणी हो, सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन उसी में हमें अपने टाइम को निकालना है, उस पर एक कई बार हमारी मुलाकातें कई ऐसे लोगों से हो जाती है जो बहुत ही हसीन होती हैं और हम उस मुलाकात को बहुत ही यादगार बनाते हैं, उस पर एक कविता लिखी है। कई और जीवन के ही मैंने इसमें भी जीवन में कई क्षण ऐसे आते 100 कविताएँ मेरी है, उसमें मैंने यही सब लिखा है कि जीवन एकाकी रूप में कई बार हम जीवन के साँझ के वेले में जब अकेले होते हैं, जब हमारे लाइफ़ पार्टनर भी चले जाते हैं, लेकिन उस एकाकी जीवन में भी हमें कैसे जीना है। अब सती प्रथा तो होता नहीं है या कुछ उस तरह का कि सती हो जाया करती थी, बहुत अच्छी प्रथा नहीं थी, लेकिन महिलाएँ टूट जाया करती हैं। वो वैधव्य जीवन में किस तरह से बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करती है, उसके लिए मैंने लिखा है कि एकाकी जीवन को भी हम कैसे अपने जीवन का मकसद अच्छा बना सकते हैं और जी सकते हैं खुशी से। फिर कई लोगों की शख्सियत हमें बहुत प्रभावित करती है। मेरे जीवन में 2-3 लोग बहुत ऐसे महत्वपूर्ण हैं, जिनकी शख्सियत ने मुझे प्रभावित किया और उससे मैं प्रेरित हुई, तो वो शख्सियत के बारे में लिखा है। हमारे यहाँ आज के देख रहे हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ जो संस्कृति थी बहुत विविधतापूर्ण थी और वो संस्कृति हमें प्रेरित करती थी कि हम कैसे एकजुटता से रहें। लेकिन आज देश में देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर भी बहुत कुछ हो रहा है, तो वो मज़हबी बातें जो होती है, धर्म की बातें जो होती है, हमारे भाईचारों को तोड़ रही है। उस पर मैंने कविता लिखी है, माँ कैसे बना जाता है, माँ का फीलिंग्स क्या होता है, उस अनुभव, उस ममतामयी रूप को मैंने अपनी कविता में लिखा है। माँ पर मैंने 5-6 कविताएँ लिखी हैं। फिर इश्क मोहब्बत पे मेरी अगर देखा जाए तो मेरी कविताएँ जो प्रशंसा का पात्र रहती है जो कविताएँ वो इश्क, मोहब्बत, श्रृंगार पर इन पर मैं अच्छा लिखती हूँ, लोगों का कहना है। तो मैंने इस पर भी बहुत सारी कविताएँ लिखी हैं इस बुक में। गर तुम ना होते, इश्क मोहब्बत का खेल, फिर दोस्ती के बारे में, अपने एहसास के बारे में, अगर किसी से दुश्मनी है तो वो रंजिश कैसे निभाते हैं, उस पर मैंने लिखा है। पर फिर कई बार औरतों को ये कैसे हम एक आइडियल वाइफ बने, आदर्श पत्नी होने की व्यथा, मतलब आप ऐसे बनिए तभी हमारी स्मृतियों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये कहा गया है कि व्यक्ति को कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि आदर्श पति कैसे बने। हम लोग हमेशा इसी व्यथा से गुजरते कि आदर्श पत्नी कैसे बने, वो व्यथा जो होती है हमारे अंदर, आदर्श पत्नी बनने की व्यथा बहुत ही मेरी प्रशंसा हुई थी इस कविता की आदर्श पत्नी बनने की व्यथा।
फिर सत्य की जीत, इस पर भी मैंने लिखा है। फिर कई बार हम देखते हैं तरफ़ा प्यार होता है, लेकिन सामने वाला पक्ष जो है वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता कि वो भी प्यार करता है। तो मैं उस पे लिखी हूँ, प्यार उसको भी है, प्यार तुझे भी है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते। ज़िंदगी का सफ़र, मेरी माँ, मेरे पापा के ऊपर मैंने कविता लिखी है। कुछ दर्द ऐसे होते जो कहा नहीं जाता, जो फ़ील हो करते हैं, वो अनकहे दर्द पर लिखा है। कई दुश्मन हमारे दोस्त बन के रहते हैं, वो छुपे दुश्मनों के लिए मैंने लिखा है। नैतिकता के बारे में लिखा है, नैतिकता, मानवता। फिर भी हमें जीने आने लग जाता है, तो जीने आने लगा झूठी, कई लोग झूठी प्रीत दिखाते हैं, बहुत अपना बनने की कोशिश करते हैं, उस पर लिखा है। अश्लीलता आज हमारे समाज में बढ़ गई है, वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिनेमा वगैरह में भी हम देखते हैं किस तरह से अश्लील बातें फैलाई जाती है, अश्लील कंटेंट डाले जा रहे हैं और लोग उसको बड़े चाव से देखते हैं। ये अश्लीलता किस तरह से समाज को तोड़ रही है, समाज के जो छवि है उसको खराब कर रही है, हमारे बच्चों को खराब कर रही है, उस पर लिखा है। इसलिए सही बात लिखो, जब भी लिखो सही बात लिखो। महावारी पर मैंने कविता लिखी है, शिक्षा पर कविता लिखी है। कई लोगों के अंदर वासनाएँ इतनी ज़्यादा अंतस तक मौजूद होती हैं कि वो वासना को लेकर अपना शिकार खोजते हैं। जैसे हमने देखा कि सूटकेस में 35 टुकड़े करके रख दिया गया था, वो वासना का खेल था, वो प्यार का खेल नहीं था, उस पर कविता लिखी है। कलयुग हमारा कैसा होगा, इस पर लिखा है। रात पर लिखी है कविता, हमारे कुछ ख्वाब अधूरे रहते हैं, उस पर लिखा है। फिर दिसंबर का जो घटना हुआ, उस पर मैंने कविता लिखी थी। ज़िंदगी के मुकाम हम कैसे हासिल कर सकते हैं। फिर ज़िंदगी की कश्ती, अब बहुत कुछ, कई बार हमें बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है, सकारात्मक सोचने लग जाते हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। फिर सावन के बारे में लिखा है मैंने, सावन के रंग कैसे होते हैं, भोलेनाथ पर लिखा है। और सबसे जो मैं नारी प्रिय कविताएँ, मुझे नारी पर संबंधित कविताएँ बहुत अच्छी लगती है और उस पर लिखती भी रहती हूँ, कि उस पर लिखा है, मेरी पीड़ा तुम क्या जानो। मेरी लास्ट कविता ये 100 वाली कविता है कि नारी की पीड़ा कोई नहीं जान सकता है। लोग बोलते हैं कि नारी को तो ईश्वर नहीं समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ईश्वर को समझने के लिए भी नारी होना होगा। और पुरुष कभी नारी को समझ, क्योंकि नारी का जो चेहरा है, जो व्यक्तित्व है, वो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही विस्तार लिए हुए है। उसको नाप नहीं सकते, क्योंकि वो असीमता को लिए हुए है। अपार है उसका व्यक्तित्व, उसकी सीमाएँ। बहुत ही प्यारी-प्यारी रचनाएँ हैं। इस पुस्तक को अगर आप खरीदना चाहें तो मैम ने बताया है कि अमेज़न पे उपलब्ध है, वहाँ पे जाके आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ मैम की सारी रचनाओं में आप देखेंगे तो आपको मोटिवेशनल बहुत सारी कविताएँ मिलेंगी। जैसे मैम ने बताया, बहुत सारी ऐसी बच्ची होती है जो डॉक्टरी का तैयारी करते रहते हैं, मगर वो असफल होने के कारण सुसाइड जैसे केस कर लेते हैं। कोटा राजस्थान की बात कीजिए, नीट के दौरान, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मैम बहुत सारी रचनाएँ लिखी हैं। बहुत सारी महिलाओं के लिए, जो महिलाएँ कहती हैं कि मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है, मुझे इतने काम करना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे साहित्य में हो या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए प्रेरणा मैम ने दी है। साथ ही साथ मैम ने बहुत सारे संदेश दिए हैं, जो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इन सारी चीज़ों पे मैम ने चर्चा करते हुए मैम की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो एकल पुस्तक है, अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पे है। उसमें मैम की 100 रचनाएँ हैं। आप बिल्कुल वहाँ से खरीदें, उसे पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से ही मैम को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैम और ज़्यादा अच्छी रचनाएँ लिखेंगी और ज़्यादा पुस्तक प्रकाशित करेंगी। चलिए अब चर्चा करते हैं मैम की तीसरी पुस्तक पे। मैम, आपका मंच पे पुनः स्वागत है। आप अपनी तीसरी पुस्तक की वर्णन करें। धन्यवाद मैम। मेरी तीसरी पुस्तक इतिहास से है, जिसमें मैंने प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसा था, उस पर लिखा है। इस पर मैंने पुस्तक को 5 भागों में बाँटा है। हम देखते हैं कि हमारी जो इतिहास है,
उसमें हमें बहुत ही हमारे जो ब्रिटिश काल में हमारे जो इतिहासकार जो आए, वो ब्रिटिश काल से जो मैक्स मुलर हो गए और भी जो वामपंथी इतिहासकार हैं, वो हमारे संस्कृति को, हमारी जो साइंस एंड टेक था, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे और वो ये हमारे ऊपर ये थोपने का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ भारत में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी आई है, वो भारत से आई है, भारत में कुछ नहीं था। यहाँ के लोग बिल्कुल असभ्य थे, उनके पास कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं थी जिससे वो संस्कृति को हम आज विश्व गुरु कहलाते हैं। इसके पीछे का भी कारण है। हमारे यहाँ ओमकार की अवधारणा जो है, वो भी आज नासा ने माना कि वो हमारी बहुत ही अप्रतिम उपलब्धि है, जो हम दूसरे को हल्दी हो गया, हल्दी को भी एक उसका पेटेंट हम लोगों ने नहीं करवाया था और इसका श्रेय पाश्चात्य देशों ने ले लिया। तो मैंने इस टॉपिक को रखा और इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि ऐसी बात नहीं है, प्राचीन काल से ही हमारा जो भारत था, वो बहुत ही साइंस, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बहुत आगे था। और मैंने पहले भाग में आदि काल से लेकर वैदिक काल तक, जिसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता, वेद, उपनिषद, इन सारी संदर्भ ग्रंथों को लेते हुए ये साबित करने की कोशिश की है कि उस समय भी साइंस मौजूद था और कहाँ-कहाँ हमने साइंस देखा। बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षिप्त में बता रही हूँ कि कहाँ-कहाँ साइंस था। हड़प्पा सभ्यता में जो नगर नियोजन था, वैदिक काल में जो हम जिस तरह का आर्य अनार्य की अवधारणा देखते हैं, उसको लेकर जो मिथक है, उसको मैंने अपनी पुस्तक में तोड़ने की कोशिश की है कि कुछ अलग नहीं था, सब हम लोग भारतवासी ही थे, जिन्होंने भारत को उच्चतम शिखर पर पहुँचाया था। हमारे पूर्वज इतने ज़्यादा तकनीक से अवगत थे, लेकिन हमारे जो ब्रिटिश काल में, मध्यकाल में हमारे विज्ञान और तकनीक को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। फिर मैंने रामायण और महाभारत, मेरा पसंदीदा महाकाव्य है दोनों, और मैं इस पर अभी भी रिसर्च कर रही हूँ, कैसे हम अपने ग्रंथों के माध्यम से लोगों को महाकाव्यों में जो पुरुष पात्र है, महाकाव्य में जो स्त्री पात्र है, हम देखते हैं कि हमारे महाकाव्य में द्रौपदी, सीता, शिखंडी जो जिसको लेकर भी बहुत ही अलग अवधारणा है, फिर मंथरा, कैकेयी, कौशल्या, इन महिला पात्र जो थी, उनको, उनके व्यक्तित्व को मैंने बहुत ही बिल्कुल विस्तारित तरीके से उसके हर पहलू को लिखा है इसमें अपने रिसर्च पेपर में। इसमें तो मैंने महाकाव्य में कहाँ-कहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो पुल बना था, जो हमने देखा कि रामायण में जो नगर व्यवस्था थी, किस तरह से भगवान राम राज्य में किस तरह की व्यवस्था थी, महाभारत में जो युद्ध हुआ था उसमें किस तरह के व्यूह रचना होती थी, उसको आज हम कैसे हमने कई बार देखा कि बारूद मध्यकाल में आया, जब बाबर आया तो उस समय, लेकिन हमने इसमें महाकाव्य में ये पहले ही देखी, ये कल्पना कैसे आई? कल्पना हमारे महाकाव्य में नहीं थी और वो उस समय हुआ था। ये मैंने महाकाव्य को इतिहास, कई लोग इसको कपोल कल्पित कहानी बताते हैं, लेकिन मैंने इसको इतिहास माना है और इतिहास मानना भी चाहिए क्योंकि हमारे ये महाकाव्य बहुत महत्वपूर्ण है। फिर जैन एवं बौद्ध साहित्य जो हमारे धर्म है, उस पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उसमें कहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मौजूद थी। मौर्य काल से लेकर मौर्योत्तर काल तक जितनी भी गतिविधियां हुई, उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसे जुड़ा हुआ था। फिर गुप्त काल, जिसको हम स्वर्ण युग कहते हैं, वहाँ कैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे भारत को सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचाया। हमारा जो भारत है, जिसको हम पिछड़ा हुआ देश मानते हैं, लेकिन भारत में पहले से ही विज्ञान और तकनीक मौजूद थी। उस पूरा जो सफर रहा हमारे भारत का इस क्षेत्र में, उसको मैंने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और जो रिसर्च कर रहे हैं, इस पर जो विद्यार्थी रिसर्च कर रहे हैं, जो इसको पढ़ना चाहते हैं, वो मुझे मेरी पुस्तक को संदर्भ ग्रंथ के रूप में इस्तेमाल करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और चूँकि मैं जब भी पुस्तक लिखती हूँ, हमेशा असंतुष्ट रहती हूँ क्योंकि मैं वो सारी बिंदुओं को प्रस्तुत नहीं, मतलब समाहित नहीं कर पाती हूँ। बाद में बहुत कुछ लगता है कि ऐसा करते, इसलिए मेरा रिसर्च जो है, शोध है, हमेशा चलता रहता है। चाहे वो इतिहास के क्षेत्र में हो या हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हो। बिल्कुल मैम, बहुत ही बेहतरीन, और मैम ने बहुत सारी आप सभी को बातें बताई हैं
मैम बहुत सारे रिसर्च पेपर पे निरंतर कार्य करती रहती है, जो शायद आपको कोई ना बताए। बहुत सारे पाठ्यक्रम की बात करें या कि अगर टीवी सीरियल्स पे जो दर्शाया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे तो वो चीज़ वास्तव में नहीं है। तो इसके लिए सबसे बिल्कुल। ज़रूरी है आप अध्ययन करना। और उस अध्ययन को आप मैम की रिसर्च जो अभी बुक मैम ने बताई वो अमेज़न पे उपलब्ध है, आप वहाँ से पढ़ें। और मैडम इसी बीच मैम के लिए ये पुस्तक मेरी वानिया पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है और अमेज़न और जी, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। ये वानिया पब्लिकेशन से इसको ले बिल्कुल। सकते हैं। मैम की तीनों पुस्तकें जो हैं वो अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके मँगवा सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो डायरेक्ट डॉक्टर रानी कुमारी मैम से भी आप मँगवा सकते हैं और अपने घर पे पाएँ उस पुस्तक को पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया दें। तो ये सारी पुस्तकें की बात थी, मैम की यह सब एकल पुस्तक थी। इसके अलावा मैम ने अभी तक 80 से ज़्यादा साझा सर्कुलर पुस्तकों में कार्य किया है। तो मैम हम इस बीच जानना चाहेंगे कि आपने अभी अपने परिचय में भी बताया था कि आपके पूरे जो फैमिली की बात करें, परिवार की बात करें, तो सारे लोग जो है जॉब वाले हैं और इतिहास से काफ़ी लोग पढ़े हैं। तो आपका इतिहास में रुचि कब बढ़ा? और आपने क्या सोच के इतिहास को चुना और निरंतर उस पे कार्य कर रही हैं? तो मैम मेरा इतिहास से इतना ज़्यादा लगाव है कि मुझे कई लोग मुझे लोग ऐसा बोलते हैं और मैं भी महसूस करती हूँ कि जॉब लग जाता है। जब मैं बता रही हूँ मैंने 13 साल जॉब किया रेलवे में, फिर उसको छोड़ा और उसके बाद दूसरे जॉब में आई और जॉब करने के बाद 5 साल कोई पढ़ाई नहीं की, उसी जॉब में बहुत निरंतरता से कार्य कर रही थी। लेकिन मैंने बोला ज़िंदगी में बहुत सारे क्षण आते हैं आपके जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए। तो मेरे जीवन में एक क्षण ऐसा आया जब मुझे लगा कि मैं एक पेपर पढ़ रही थी, नेट का पेपर था वो। मुझे नेट के बारे में नहीं पता था। 2009-10 की बात है और मुझे पढ़ाई छोड़े हुए 5, 6, 7 साल हो गए थे। 5 साल हो गए थे। जब मैं उस पेपर को पढ़ी तो मुझे लगा ये तो मैं भी कर सकती हूँ, इतना टफ क्या है? नेट को बहुत टफ माना जाता है और मैंने पहली बार में नेट निकाला था। तो वो पेपर जब मैंने पढ़ा तो इतिहास को मैं बहुत ही मेरे घर में मेरे भैया, मेरी दीदी सभी लोग इतिहास सब्जेक्ट से ऑनर्स हैं और मैं बचपन से मैडम मैं ये मेरे लिए बहुत ही वरदान साबित हुआ कि मेरे बड़े भाई-बहनों की जो किताबें थी, मैं जब 9th-10th में पढ़ती थी, मैं सीरियल्स वगैरह देखती थी अशोका और आर्यन आर्य पर एक आया था, तो मैं उस पर खोई रहती थी। भगत सिंह पर एक आया था मूवी, उसको देखती थी तो फिर मैं किताबों में ढूँढती थी उसे, 9th-10th की बुक्स में। मुझे नहीं मिलता था, फिर मैं अपने बड़े भैया के जो बुक्स हैं, वो मेरे से 5-6 साल बड़े हैं, उनके बुक्स को पढ़ती थी। वो शायद उस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे, उनकी पुस्तक को लेके मैंने पढ़ा, तो मुझे लगता था कि मतलब मैं 9th-10th में 11th-12th की बुक पढ़ रही थी। मैं 11th-12th में ग्रेजुएशन और एमए की बुक पढ़ रही थी हिस्ट्री की और मेरी रुचि बढ़ती गई और मैं बहुत ज़्यादा उस पे जुड़ती गई। जब तक पढ़ ना लूँ, मुझे रात में नींद नहीं आती है। आज भी मेरा वही सिलसिला है कि मैं इतिहास से इतनी जुड़ी हूँ, आजकल साहित्य में भी बहुत जुड़ाव हो गया है। तो इतिहास को पढ़े बिना मैं तो रह नहीं सकती, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो इंटरेस्ट है मेरा इतिहास में, जानने की इच्छा है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं, "इसमें तुम्हारा क्या रखा है? क्या पढ़ती हो जो बीत गया?" मैं बोलती हूँ, "बीत गया उसी को पढ़ती हूँ ताकि मैं उन गलतियों को उन पूर्वजों से सीख लूँ और उन गलतियों को ना दोहराऊँ, उनके बारे में जानूँ और अपने बच्चों को समझाऊँ। मेरे जो बच्चे मेरे क्लासेस में आते हैं, उनको समझाऊँ कि कहाँ पर किसने क्या गलतियाँ की। आज हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोगों का नाम लेके जो बताया जाता है, तो गलतियाँ हुई और इसको हम कैसे एक सबक के रूप में आगे बढ़ें। तो इतिहास में मेरी रुचि बोल सकते हैं कि एक जेनेटिक भी हो सकता है। मेरे पापा भी इतिहास पढ़ते थे, मेरे भैया, मेरी दीदी सभी इतिहास के विद्यार्थी, ऑनर्स रहा है उनका, मैं भी ऑनर्स हूँ। तो इतिहास में बहुत बेहद रुचि मैं आज भी बता रही हूँ, रात में भी हम सोने के पहले पढ़ती हूँ। मतलब मन में ये रहता है, दिन भर यही चलता है इतिहास को एक बार पढूँ, जितना भी पढ़ लो कम है। बिल्कुल। तो बिल्कुल मैम की व्यक्तित्व को सुन के आप बहुत सारे दर्शक जो हैं बहुत प्रेरित हो रहे हैं और वाक़ई सबसे बड़ा देखिए अगर वरदान की बात करें तो मैम का आज इतनी सारी पुस्तकें एकल पुस्तक प्रकाशित हुई हैं और सभी एक से बढ़कर एक रचनाएँ हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मैम बहुत ही अच्छी एक श्रोता हैं, मैम बहुत गंभीरता से सुनती हैं
और मैम ने एक पाठक के रूप में वो लगातार पुस्तकों को पढ़ी है। इतिहास में अभी मैम ने बताया कि जब उनके भैया ग्रेजुएशन में थी, मैम 9th-10th में थी, उस टाइम वो उस पुस्तकों को पढ़ती थी। तो सोचिए एक 9th-10th की विद्यार्थी वो उस लेवल की बुक पढ़ रही है जो शायद उसको अभी काम भी ना हो। तो उन्होंने उस समय से पढ़ना चालू किया और इतिहास का इतना गहन अध्ययन किया है मैम ने। और मैम का बहुत ही प्यारा संदेश है, संकल्प है कि मैम अपने बच्चों के साथ-साथ जितने भी विद्यार्थी गण हैं, उन्हें वो सिखाती हैं कि हमारे इतिहास में क्या गलतियाँ हुई, जिससे हम सीखे और आगे वो गलतियाँ ना दोहराएँ। क्योंकि आज के जो बच्चे होते हैं, जो भी युवा पीढ़ी होते हैं, वो ज़्यादा सोशल मीडिया से इन हो गए हैं। देखोगे सोशल मीडिया पे इतने रील्स हो रहे हैं या यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह, मैम उन सभी को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे आजकल सोशल मीडिया से ज़्यादा अटैच हैं, उनको क्या कर रही है बुक के माध्यम से बहुत सारी जानकारी दे रही हैं। साथ ही साथ मैम एक शिक्षिका भी हैं, अभी मैम प्रिंसिपल बन चुकी हैं और मैम प्रिंसिपल के रूप में भी बच्चों को शिक्षाएँ देती हैं। तो सोचिए इसलिए मैंने कहा कि जब भी यहाँ पे इंटरव्यू का सिलसिला होता है, हर किसी के व्यक्तित्व से कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मैम आज आपसे सवाल है हमारी महिलाओं के लिए कि बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जो हाउसवाइफ हैं, बहुत सारी महिलाएँ जॉब भी करती हैं। अगर वो बोलती हैं कि मुझे तो घर सँभाल के अपना नौकरी सँभालने में समय नहीं मिलता है, तो मैं क्या किसी क्षेत्र में आगे बढ़ूँ? उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा कि वो कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करें और किसी भी क्षेत्र में अगर वो जाना चाहती हैं, तो वो किस प्रकार से जाएँ? मैम बिल्कुल अब मैं इस सवाल से रोज़ ही 2-4 होती हूँ। मुझे लोग बोलते हैं आप टाइम कैसे निकाल लेती हैं? मेरी एक 9 साल की बेटी है और एक 4 साल की बेटी है। 8 साल की एक बेटी है, 9 साल की होने वाली है। तो दोनों बेटियाँ मेरी हैं और फिर लोग मुझसे यही सवाल सेम सवाल पूछते हैं कि आप कैसे निकाल लेती हैं इतना टाइम? मैं अ, मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं खुद में ये महसूस करती हूँ कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है, सब हमारी भलाई के लिए होता है। कुछ न कुछ उसके पीछे ईश्वर का संदेश छुपा होता है, हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमारे अंदर धैर्यता कितनी है, हमारे अंदर सहनशीलता कैसे कितनी है। महिलाएँ सहनशीलता की प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं और इसी कारण से जी। हमें उस प्रतिमूर्ति को साकार करके दिखाना है कि हम कितनी शक्तिशाली हैं। हमारे अंदर से धैर्यता भी उतनी है, सहनशीलता भी उतनी है और हम मेंटली भी उतना स्ट्रॉन्ग है। जितना घर पे कर सकते हैं, उतना बाहर भी कर सकते हैं। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। कई लोग मुझसे ये बहुत रोज़ ही ये सवाल मेरे से पूछा जाता है। फिर मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले आप मेंटली प्रिपेयर्ड होइए कि आप अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं कीजिए। मैं जब जॉब से आती हूँ, तो मेरे बच्चे भी मेरे पास होते हैं, लेकिन बच्चों के साथ-साथ मैं नींद को नहीं कहती हूँ कि कम कर लो, लेकिन एक हम लोग की उम्र में 6 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब भी आप फ्री होते हैं, कभी तो फ्री रहते हैं जब आपके मन में मंथन होता रहना चाहिए और वो मंथन, वो विचार, वो सवाल होते रहने चाहिए। जब मैं हुँ, अपने वर्क प्लेस में जाती हूँ, तो रास्ते से भी गुज़रती हूँ, तो मैं माहौल को देखती हूँ, क्या हो रहा है, उसको महसूस करती हूँ, फिर उसको लिखना शुरू करती हूँ, कि क्या इस पर लिख सकती हूँ। तो अभी नर्मदा जयंती का 2-3 दिन से हमारे यहाँ धूम मचा था। उस नर्मदा जयंती को मैंने देखा गरीब लोग कितने उस पर जा रहे थे और पैदल यात्रा कर रहे थे, तो उस मन में विचार जब उठेंगे, मतलब मेरा कहना है कि आप हर क्षण सिर्फ़ और सिर्फ़ सीखने का प्रयास कीजिए। जब व्यक्ति के अंदर ये आ जाएगा, मेरे अंदर ये मानसिकता बन जाएगी कि जब तक आपके अंदर सवाल उठेंगे, तब तक आप अपने आप को प्रगति में प्रवाहमान समझेंगे और अगर आपने सवाल पूछना और सवाल सोचना, उठाना बंद कर दिया, तो मान लीजिए कि आपके अंदर का जो है, वो गति जो है, वो धारा जो है बंद हो चुकी है। तो न्यूज़पेपर को पढ़ते रहना चाहिए, उसमें क्या महिलाएँ हमेशा श्रृंगार पे और मैगज़ीन्स जो होती हैं, उस तरह की मैगज़ीन्स मतलब जिसमें खाना बनाना और सब ज़रूरी है, लेकिन हम महिलाओं को कभी भी पॉलिटिक्स में, हम महिलाओं को कभी भी वित्तीय मामलों में, कभी भी ये सर्वोपरि नहीं माना जाता है, हमेशा पीछे ही माना जाता है, चाहे ड्राइविंग में हो। इस मिथक को तोड़ना है महिलाएँ आज देखिए आईएएस जो महिलाएँ आ रही हैं, बच्चियाँ जो आ रही हैं,
वो 3 टॉपर रहती हैं, तो ये मिथक टूट रहा है। और ये मिथक कैसे टूट रहा है? हम लोग मानसिक रूप से दृढ़ हो रहे हैं। जिस दिन हम मानसिक रूप से तैयार हो जाएँगे, जिस दिन हम लोग ये सोचेंगे कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है और आगे भी अचीव करना है, जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारे अंदर की ऊर्जा स्ट्रॉन्ग होगी, तो आने वाली बच्चियाँ भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। हम अपने पीढ़ी को वही संदेश देंगे। हम अंदर से डरे हुए, सहमे हुए, हर चुनौती से पीछे हटने वाले बन जाएँगे, तो फिर कभी किसी चुनौती का सामना नहीं कर पाएँगे। तो आपको जो सीख मिलती है, जैसे कोई भी चुनौती आती है, आप उसको एकदम दृढ़ता से स्वीकार करें और ये सोचिए कि ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने को आई है। और उसको जब झेल कर चली जाएँगी, आगे बढ़ जाएँगी, तो लगेगा मैंने तो बहुत कुछ अचीव किया। मैं जब रेलवे में थी और पढ़ाई करती थी, तो लोग बोलते थे इसका तो दिन भर पढ़ती है और पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बहुत संघर्ष रहा मेरे जीवन में। लेकिन ठीक है, लोग बोलते रहे, मैंने अपना काम करती रही। वैसे ही महिलाएँ भी इस बात को बिल्कुल ही हटा दें, श्रृंगार की भी अपनी ज़रूरत है, घर की भी अपनी ज़रूरत है, लेकिन अपने आप को कैसे परिष्कृत कर सकते हैं, कैसे परिमार्जित करके हम अपने व्यक्तित्व का निखार कर सकते हैं, वो हमारे व्यक्तित्व में, अपने विचारों से, अपने कर्मों से आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल मैम ने बहुत प्यारा संदेश आप सभी को दिया है कि देखिए अगर आपका अस्तित्व सबसे ज़रूरी है आपको बनाना, अगर आपका अस्तित्व बनेगा तभी आप अपना एक पहचान बना पाएँगे, तभी आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने कि हाँ, मुझे इस क्षेत्र में जाना है और मैं सारे कार्य को सँभालूँगी। सबसे पहले आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए और अगर लोगों की बात करें तो लोग तो कहेंगे ही, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जिसमें कोई भी आगे बढ़े, चाहे लड़की हो या लड़का। बातें सुननी पड़ती है सभी को। मगर उन बातों को आपको ध्यान ना देते हुए अपने संकल्प पे अगर ध्यान देंगे, तो आप भी आज उस मुकाम पे होंगे जिस मुकाम पे आप जाना चाहते हैं। मैम बहुत ही प्यारा व्यक्तित्व आपका, बहुत ही प्यारी आपकी विचारधारा है। इसी क्रम में मेरा एक सवाल होगा कि जैसा आपने बताया कि आपके घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो साहित्य से जुड़ा था, मगर पाठन की क्रिया सभी में थी, सारे लोग इतिहास से जुड़े थे। मगर ऐसा कोई विद्यार्थी जो शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो और वो जो युवा साहित्यकार है, वो अभी जुड़ना है साहित्य के क्षेत्र में, तो वो किस माध्यम से जुड़ सकता है और किन्हें अपनी प्रेरणा मान के, किनकी पुस्तक पढ़ के वो साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकता है? मैम आपकी आवाज़ कट रही थी, लेकिन मैं जो सुनी हूँ उसका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। आपने पूछा है कि कोई युवा साहित्य जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है और वो कैसे हिंदी मीडियम अपने साहित्य के क्षेत्र से जुड़ सकता है। आप तो बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो मैम हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है और हम लोग भले ही इंग्लिश मीडियम में पढ़े हों, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो घर में, वो आस-पास के माहौल में हिंदी ही यूज़ करते हैं, हिंदी ही भाषा का उपयोग करते हैं। जब हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमें एक सिंपल हिंदी आती ही है। मैं तो ये भी कहती हूँ कि हिंदी को हमेशा सरलतम रूप से व्यक्त करें। कई लोग क्लिष्ट भाषा का उपयोग करके अपने साहित्य को बहुत ही अलंकारिक रूप से लिखने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना है कि वो साहित्य उनसे दूर हो जाता है, उन बच्चों से दूर हो जाता है। इसलिए क्लिष्ट भाषा जो होती है, हमारे साहित्य को दुरूह कर देती है और हमें उससे दूर कर देती है। हम क्लिष्ट भाषा का उपयोग तभी जानते हैं जब साहित्य को बहुत हिंदी को हमारी पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने बताया था कि मेरे बाल मुकुंद पांडे सर जो 9th 10th में पढ़ाते थे मुझे, तो उस समय हिंदी की भाषा को मैं लेकिन आज मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस समय उनकी ज़रूरत पड़ती थी। तो हमें सरलतम जो सरल भाषा है उसका उपयोग करना चाहिए और जो हमारी सबसे हिंदी के पुरोधा व्यक्तित्व हम बोल सकते हैं तो प्रेमचंद को, दिनकर को, अज्ञे को इनकी जो जयशंकर प्रसाद की इनकी जो रचनाएँ हैं, बहुत ही महादेवी वर्मा की रचनाएँ थोड़ी-सी टफ लग सकती है, लेकिन उनकी भी कविताएँ आप पढ़ सकते हैं, साहित्य से जुड़ सकते हैं। मैंने खुद इनसे बहुत ही प्रेरित होकर मैं नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, लेकिन उनकी प्रेरणा मुझे बहुत ही प्रोत्साहित करती है, उनसे प्रोत्साहित होकर मैं अपनी रचनाओं को हमेशा सुधारती रहती हूँ, कैसे मैं ये काम करूँ और अच्छी रचनाएँ प्रस्तुत करें पाठकगणों के पास। और हमारी जो संदेश है वो कैसे पहुँचे उनके पास। जैसे हम महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ नेहरू जो कि हमें बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं, आंचलिक भाषा में वो लिखते थे। हरिशंकर प्रसाई, इनकी रचनाएँ पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमारे
हमारे समय का माहौल क्या था। प्रेमचंद ने आज़ादी के पहले की जो तस्वीर अपने कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत की है, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने जो लिखा, वो कैसे हमें प्रोत्साहित करती है। हम देखते जो भी साहित्यकार हुए हैं, वो अपने समय की घटनाओं को भले उस तस्वीर दिखती है, वो तस्वीर दिखती है। रवीन्द्रनाथ टैगोर को देखिए, वो उनकी रचनाएँ जितनी भी है, चाहे गोरा हो, उनका जो रचना है, उसमें हमें एक संस्कृति दिखती है। वो पाश्चात्य मतलब उसके समर्थक थे, लेकिन उनको जब हम पढ़ते हैं तो हमें उनकी रचनाओं में एक ऐसा जुड़ाव महसूस होता है कि जो हमें संस्कृति से जोड़ती है। तो ये इनकी रचनाएँ पढ़कर साहित्यकार जो युवा हैं, वो इससे जुड़ सकते हैं और अपने करियर को ऊँची मुकाम पर ले जा सकते हैं। बिल्कुल, तो जो भी नए साहित्यकार हैं और साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस बात का ध्यान दें कि आप अपने पसंदीदा जो भी लेखक को आप जिस विधा में लिखना चाहें, जिस रस में लिखना चाहें, आप उन पुस्तकों को पढ़ें और उस पे कोशिश करें। और कोशिश करने के साथ आप उस रचना को पढ़ने का भी प्रयास करें। जब आप अपनी रचनाएँ लिखते हैं और उसे पढ़ते हैं, तो पढ़ने के क्रम में आपको पता चलता है कि आपकी गलतियाँ कहाँ हैं। तो मैम आपके बहुत ही प्यारे-प्यारे संदेश थे, जो हम सभी ने सुना। लगभग 1 घंटे की आपकी इंटरव्यू रही। तो हमारे जो दर्शक आपको लगातार प्यार दे रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल मैम। बहुत ही अच्छा लगता है जब मेरी रचनाओं को रचनाओं की प्रशंसा की जाती है और काव्य गोष्ठियों में आमंत्रित किया जाता है और कई साझा काव्य संग्रहों में मैंने अपनी रचनाएँ दी है और अपने कई सारे कॉम्पिटिशन में भी भाग ली हूँ, पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। तो मैं प्रोत्साहित ही होती हूँ और मुझे लगता है कि जीवन में व्यक्ति को अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके अपने इंटरेस्ट को, अपने शौक को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं जीवन के जिस पड़ाव पे हूँ, जीवन के इस पड़ाव में मैं सोचती हूँ कि अब मेरे लिए बहुत कुछ नहीं रहा काम करने को, तो हम और क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। जब आपका एक एज निकल जाता है, तब आप अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। तो आज मैं वही काम कर रही हूँ, जो 10-15 साल से मेरे अंदर में सुप्तावस्था में था, वो अब जागृत अवस्था में आ चुका है और उस सुप्तावस्था के चेतन को, जो मेरे अवचेतन मन में था, उसको चेतना के रूप में आज मैं अपने काव्य संग्रह के रूप में, अपने रिसर्च जो मेरे शौक थे, मैंने एक मंजिल पाई अपनी जीविका के रूप में, जीविका चलाने के लिए, क्योंकि एक महिला होने के नाते हर महिला क्यों हर पुरुष को अपनी जीविका के लिए एक निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए, उसके बाद अपने शौक को भी पूरा करना चाहिए। तब क्या होता है कि हमारा जब पेट भरा होता है, तो हम अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा पेट भूखा रहता है, तो हम कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। अब जैसे हमारे साथ में देखते हैं भिखारी बहुत हैं हमारे भारत में। भिखारी से हम अगर उपदेशात्मक रूप से कुछ कहें तो वो सुनने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा। उनको बस भीख में पैसे चाहिए, उनको बस खाना चाहिए और फिर वो उसी में अपने आप को ये करते हैं। तो हमारी स्थिति ऐसी ना बने। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जागरूक हों और उसको प्राप्त कर ले 20-21 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र तक, और उसके बाद 25 के बाद हमारे पास बहुत समय है अपने शौक को पूरा करने का, जो मैं बहुत अनुभव की हूँ मैडम। मेरे विद्यार्थी जो हैं मैं पीएचडी जॉब में आने के बाद की, मेरे विद्यार्थीगण कहते हैं मैंने पीएचडी करना है, मुझे ये करना है। तो मैं बोलती हूँ कि दीर्घकालिक कोई भी फंडा नहीं अपनाएँ। बहुत ही जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है, उनको कुछ न कुछ करके फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने शौक को जारी रखना है, अपने हॉबी को वो जारी रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तब वो तन-मन से बहुत खुश हो जाएँगे। उनको अपने आप में लगेगा हमने कुछ अचीव किया। बिल्कुल। बिल्कुल मैम ने बहुत ही प्यारे संदेश दिए हैं, जितने भी हमारी युवा पीढ़ी देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये ना सोचिए कि हमें एकदम से मतलब बहुत बड़ा-सा ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। नहीं, एक उम्र के हिसाब से अगर आप कार्य करते हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है सभी के लिए। एक जीवन के हिसाब से एक टीचर के रूप में कहें
या एक साहित्यकार के रूप में कहीं मैम ने बहुत अच्छी आपको संदेश दी है, सलाह दी है कि आप अपने जीवन के प्रति बहुत ही सिंसियर हो। आपको जो जॉब चाहिए, आपको अगर छोटे लेवल का भी जॉब मिल रहा है, आप उसे पहले अचीव करें, उससे कुछ अर्निंग करें, उसके बाद अपनी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें, उसके बाद आप अपनी हॉबी को दर्शा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही प्यारी व्यक्तित्व, बहुत ही प्यारी-प्यारी पुस्तकें पे हम लोग ने चर्चा किया है। अब तक आप सभी सुन रहे थे गया जिले की, जो बिहार से है और जबलपुर में अभी मैम रह रही हैं, डॉक्टर अंजलि कुमारी मैम को, जिन्होंने बहुत ही प्यारे संदेश दिए हैं हम सभी को। इसके लिए मैम का तहे दिल से धन्यवाद मैम कि आप मंच पर आईं और आपने अपनी विचारधारा हमारे सारे दर्शकों से व्यतीत किया। इसके लिए ढेर धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए साहित्यकार के साथ। तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप सभी मैम की पुस्तकों को अवश्य खरीदें और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अपना प्यार दें, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक आप सभी का दिल से धन्यवाद। धन्यवाद।